Very good afternoon, everybody. Today we will be discussing a topic on levy and collection of GST. And in this, today we will see one of the important topic, that is composition scheme. We will be also seeing the commodities that has been kept outside GST. We will understand what is interstate and intrastate supply. We will also know how GST on imports and exports, how it is being done, and where does the liability of to pay GST lies. And at last, we would be seeing how GST is being deposited by e-commerce operators, although they are not the suppliers, but still they deposit the GST. So these are some of the aspects that we would be dealing today. So let us start now. And whenever you feel bored, let me know so that I can improve upon, so that आप लोग ज़्यादा बोर ना हो क्लास में. ये क्लास अटेंड करना ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई रिक्वेस्ट दैट एवरीबडी कंटिन्यू विद योर लर्निंग स्मॉल बाय स्मॉल स्टेप, छोटा छोटा स्टेप लेकर के लर्निंग करते रहें. और एक दिन ये सारे टॉपिक्स जब क्लियर हो जाएंगे, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जीएसटी. और एक ही दिन में चाहेंगे कि सब हो जाए तो नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा 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 करके आप टॉपिक पढ़ते रहें. जब बोर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शायद कुछ अच्छा और कर पाऊंगा. First, let us start with what does Article 366(12)(a) says. It talks of some new participants are coming up, so welcome once again. We are right now we just started the class. We कोई भी चीज डिस्कस नहीं किया गया है. We are just starting, and we started with what are the topics that we would be discussing today. So I welcome everybody, those who are taking pain to study at home. ऐसे समय में किसी का पढ़ने का मन नहीं करता है, but I welcome that you all have taken pain to listen to me. थोड़ा अजीब लग रहा था कि बहुत से बच्चे करते सर क्लास क्या ले रहे हैं, लेकिन ये लगा कि नहीं, थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करना जरूरी है. ये जो छोटा छोटा टाइम का इन्वेस्टमेंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस. नहीं सर, क्योंकि बढ़ भी सकता है, अभी आगे ही है, आगे भी बढ़ सकता है सर. ये तो फिर क्लास बहुत दिन तक डिसमिस हो जाएगी ऐसे तो. हाँ, ये तो सही है कि क्लासेस काफी सही है सर.
यहाँ पे भी क्लास चलेगा तो सही है सर। हाँ, अगर लोग थोड़ा थोड़ा अटेंड करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा टॉपिक भी समझते रहेंगे, तो एक दिन वही सर, काफी कुछ 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 हम टॉपिक डिस्कस कर जो मिल लेंगे। जाएंगे तो हम लोग उसके ऊपर पढ़ लेंगे सर, उन टॉपिक्स पे। हाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो यू आर पवन यादव। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा हम लोग गपशप भी मार लेंगे बीच बीच में, अगर बोरिंग लगेगा तो, क्योंकि नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। पिछले क्लासेस में जो फीडबैक मुझे मिला, बड़ा तकलीफदायक था कि लोगों को हाँ, जो है बड़ा मुश्किल लग रहा था पढ़ना। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, तो आज सर देखते आप हैं। टाइम निकाल के हम लोग के लिए आ रहे हैं ना सर। और तो ऐसे कोई रैंडमली ऐसे कोई तो क्लास लेता नहीं है, बट आप क्लास ले रहे हैं सर, तो हम लोग का तो फर्ज बनता ही है सर कि हम लोग क्लास करें आपकी। अगर तुम लोग अगर ज़्यादा अगर इंटरेस्ट लोगे क्लास लेने में, तो ये समय बहुत अच्छा है फाइनेंस के फील्ड में जानकारी लेने के लिए। यस सर। और सिर्फ टैक्स ही नहीं, क्योंकि इस समय में स्टॉक मार्केट भी पूरा गिरा हुआ है, इकॉनमी पूरी, तो बहुत सा एस्पेक्ट है जो इस वक्त डाउन है करने के सर। लिए बहुत अच्छा है, जो आप अगल बगल ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस समय बहुत से न्यूज़ भी आ रहे हैं, लोग अनाउंस भी कर रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली हर चीज़ का इम्पैक्ट टैक्सेशन पे, फाइनेंशियल लर्निंग पे पड़ेगा। तो ये समय भी बहुत अच्छा है यस सर। पढ़ने के लिए। तो आई होप कि आप लोग अगर इसी तरह अगर पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट यस सर। करें। यस सर। मेरे ख्याल से जितने लोगों को आना था आ गए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस सर। ये आर्टिकल 366 कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसमें जीएसटी क्या है, उस पर स्पेसिफिकली देखिए क्या लिखा है कि कोई भी सप्लाई अगर होता है गुड्स या सर्विस का, तो वहां पर जीएसटी इम्पोज किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो ये आर्टिकल 366 में परमानेंटली, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, परमानेंटली जो है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन जीएसटी के बाहर रखा गया है। और अगर कल की डेट में गवर्नमेंट कभी डिसाइड करती है कि हमको अल्कोहल को जीएसटी के अंडर में लेकर आना चाहिए, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि कमोडिटीज़ कौन कौन से जीएसटी के अंतर्गत रखे गए हैं और कौन परमानेंटली एक्सक्लूड किया गया है। तो परमानेंटली एक्सक्लूजन जो है वो अल्कोहल है, बाकी सब टेम्पररी एक्सक्लूजन है। टेम्पररी एक्सक्लूजन मतलब अभी बहुत सा ऐसा कमोडिटीज है जिसपे जीएसटी अभी भी नहीं लग रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, आपका मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल कहते हैं वो भी है, नेचुरल गैस है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी जीएसटी के बाहर रखा गया है, जो हमारा जीएसटी एक्ट है उससे बाहर रखा गया है। लेकिन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में इसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि ये चीज़ जीएसटी के परव्यू में आ सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 366 में जो अल्कोहल को बाहर रखा गया, ये नहीं आ पाएगा। कारण क्या है कि इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। सो जो जीएसटी जो कलेक्ट होगा, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है ये है कि जीएसटी सप्लाई पे लिया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। इसके पहले जो मैंने क्लास लिया था उसमें मैंने 3 शेड्यूल डिस्कस किया था, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। अगर जो लोग नहीं देख पाए थे तो आप जीएसटी एक्ट का जो शेड्यूल है उसको आप ज़रूर देखिएगा। और मैंने स्लाइड्स भी भेजा है, तो शायद उसमें कुछ है थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसको नेट से सर्च करके
देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। शेड्यूल में कौन सा चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, कुछ चीज़ों को परमानेंटली बाहर रखा गया है, ये सब क्लैरिफिकेशन दिया गया है शेड्यूल 2 और 3 में। तो ये हमारे जीएसटी की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी मदद करेगा आगे चल करके। तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से कमोडिटीज़ को टेम्पररी एक्सक्लूड किया गया है और कौन कौन से कमोडिटीज़ को परमानेंटली एक्सक्लूड किया गया है। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अल्कोहल अगर आपका सैनिटाइजर में यूज़ हो रहा है तो उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है, उस पर जीएसटी लेविएबल है। ओनली ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो अल्कोहल है उसको जीएसटी के बाहर रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया है, दैट इज सेकेंडरी मैटर कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे अपने प्रोविजंस पे, फिर हम आगे चल करके जब फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत और बीच बीच में देखेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में इसको समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्लास के बीच में भी एक और पार्टिसिपेंट आ गया, तो थोड़ा सा शायद डिस्टर्बेंस होगा, उसको इंक्लूड कर लिया जाए। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम से जो भी हमारा क्लास हो, अगर आप लोग टाइमली अगर एंट्री कर लेंगे तो शायद बीच में क्लास का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैं सबको अलाउ करूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं अलाउ करूँगा, लेकिन शायद टाइमली हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो वेलकम, राइट नाउ स्वाति हैज एंटर्ड। सो वेलकम स्वाति। सो वी वेर जस्ट स्टार्टेड विद कि हमने आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ेंगे। सो द टाइप ऑफ टैक्स विच इज टू बी लेविड जब इंटर स्टेट सप्लाई हो और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। अब तो बहुत सा चीज़ जीएसटी के बारे में क्लैरिफिकेशन आ गया होगा। जब आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं मार्केट में तो आप क्या टैक्स देते हैं उसको ध्यान से भी देखिएगा आपसे। वैसे क्लैरिटी भी रहना चाहिए कि ये टैक्स कब किस समय पे क्या टैक्स लगता है। जब इंटर स्टेट सप्लाई हो, इंटर स्टेट सप्लाई वो होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर दो यूनियन टेरिटरी में, या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अगर कोई सप्लाई किया जा रहा है तो उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। तो ऐसे केस में इंटर स्टेट सप्लाई जब भी होगा तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। तो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए वी हैव गॉट आईजीएसटी। और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब कि जहाँ पर जो सप्लायर है उसका लोकेशन और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेम स्टेट में या फिर सेम यूटी में अगर है तो उसको हम इंट्रा स्टेट कहेंगे। और इंट्रा स्टेट जब होता है तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, या फिर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सपोज करिए जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सप्लायर है, वो अपना इंटर स्टेट सप्लाई करता है गुड्स का और इंट्रा स्टेट करता है। इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। सपोज करिए वो 3 लाख का
इंटर स्टेट करता है और 8 लाख का इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के विद इन। तो उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी अगर CGST SGST 9% है और IGST 18% है। तो ऐसे केस में जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, जैसे हमारे एग्जांपल में 8 लाख का इंट्रा स्टेट सप्लाई किया गया है, तो ऐसे केस में 8 लाख पे 9% CGST लगेगा और 9% SGST लगेगा, दोनों बराबर बराबर लगेगा, यानी 72,000 आपका CGST और SGST लगेगा। उसी तरीके से अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, हमारे केस में इंटर स्टेट सप्लाई सपोज करिए 3 लाख का है, तो यहाँ पर IGST लगेगा 18% का, वो होगा आपका 3 लाख पे 18% 54,000। तो इस तरीके से टैक्स लगता है आपका। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि GST ऑन एक्सपोर्ट और GST ऑन इंपोर्ट। जब कोई गुड्स एक्सपोर्ट होता है तो ऐसे केस में उसको जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है और वहां पर IGST एप्लीकेबल होता है। और अगर किसी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसको एडजस्ट किया जाएगा अगर कोई और वो सप्लाई करता है विद इन द कंट्री। ये चीज हम फिर से समझ सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक इंडस्ट्री है, वो गुड्स एक्सपोर्ट करती है और गुड्स को इंडिया के विद इन भी बेचती है और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका है जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा था। तो जो उसकी टैक्स लायबिलिटी इंडिया में जो सामान उसने बेचा है उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस हो जाएगा। और जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर कोई GST पेबल नहीं होगा क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। नाउ इन द केस ऑफ इंपोर्ट्स, क्या GST एप्लीकेबल है इंपोर्ट पे? तो हमारा पहला ये है कि इंपोर्ट्स पे ना CGST लगेगा ना SGST लगेगा, लेकिन इंपोर्ट्स पे हमारा लगेगा IGST। और जब भी कोई चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे तो IGST वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मेरे ख्याल से जब आशीष सर कस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे स्पेसिफिकली कस्टम लॉज में डील किया गया है, तो उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर IGST लगेगा। और इसके अलावा अगर कोई सेस है, जनरली पहले जब कोई चीज़ हम इंपोर्ट करते थे और इंडिया में क्या होता था कि उस वक्त एक्साइज लगता था, तो यहाँ का गुड्स महंगा पड़ता था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो गुड्स इंपोर्ट किए जा रहा है उस पर सेस लगाया जाता था ताकि यहाँ के रेट से कंपैरिजन किया सके और वो सामान ज़्यादा सस्ता ना पड़े और यहाँ का डोमेस्टिक इंडस्ट्री बचा रहे। तो इसी वजह से जो सेस लगता था एक्साइज सेस, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है अब GST कंपनसेशन सेस के रूप में। तो IGST तो लगेगा ही लगेगा, और अगर कोई कंपनसेशन सेस लगता है तो वो लगेगा इंपोर्ट के केस में। सो दीज वर सम ऑफ द एप्लीकेबिलिटी की कहाँ पे क्या चीज होगा। नाउ नेक्स्ट इज हु इज लाइबल टू पे GST, कौन पे करेगा?
ये इसमें 3 केस बनता है। अगर कोई व्यक्ति गुड्स सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो वो लाइबल है जीएसटी पे करने के लिए। एक दूसरा केस है जिसमें जो सप्लाई रिसीव कर रहा है उसको जीएसटी पे करना है। ये कब है? ये आपका सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 और सेक्शन 9 सब क्लॉज 4 में डील किया गया है, जिसको हम लोग रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो अगर कोई गुड्स रिसीव कर रहा है, वो रजिस्टर्ड है, और जो उसको सामान बेच रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, ऐसे केस में जो रजिस्टर्ड डीलर है वो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिमिलरली लाइबिलिटी जीएसटी पे करने की थर्ड केस है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे। जनरली जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको हम एग्रीगेटर भी कहते हैं। अगर कोई सप्लाई किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा हो रहा है तो जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको जमा करेगा। इस केस में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो सप्लायर नहीं माना जाएगा, ना ही रिसीवर माना जाएगा, लेकिन उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो जीएसटी को पे करे एंड ही बिकम्स लायबल। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। Now, what are the different GST rates? हमारे पास दो कैटेगरी है, जीएसटी रेट्स ऑन गुड्स और जीएसटी रेट्स ऑन सर्विसेज। तो गुड्स पे 6 रेट्स है और सर्विसेज पे 4 रेट है। आप देख सकते हैं कि जो गुड्स है, अभी जैसा हमने समझा कि जो इंट्रा स्टेट है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो इंटीग्रेटेड जीएसटी हो जाएगा। यानी कि अगर सीजीएसटी अगर 2.5% है तो उतना ही एसजीएसटी लगेगा, और इंटीग्रेटेड में वो हो जाएगा 5%। तो अगर किसी चीज पे इंटीग्रेटेड टैक्स लग रहा है तो वो जस्ट सीजीएसटी का डबल होगा या फिर एसजीएसटी का डबल होगा, और अगर विद इन इंट्रा स्टेट अगर है तो दोनों बराबर बराबर होगा। तो दीज आर द सम ऑफ द रेट्स। तो सबसे मैक्सिमम जो जीएसटी रेट है वो है 28%, फिर है 18%, फिर है 12%, 5%, 3%, और इसी तरीके से सीजीएसटी 0.125 और इसी तरीके से एसजीएसटी 0.125 लगेगा। तो ये डिफरेंट रेट्स ऑन गुड्स था। लेकिन आपका ये प्रोविजन सर्विसेज पे 1.5 और 0.125 का प्रोविजन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 4 ही रेट है। So these were some of the rates that has been brought up। जो कॉन्सेप्ट था कि जब जीएसटी देश में लागू किया जाएगा तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि एक रेट रहेगा, लेकिन इंडिया इतना बड़ा कंट्री, इतना डाइवर्सिटी है कि एक रेट पे लोग एग्री नहीं हुए, जैसा कि और कंट्रीज में है। और कंट्रीज में सिर्फ एक रेट है, इंडिया में डिफरेंट रेट है। वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कैटेगरी का गुड्स है, वो लग्जरी गुड्स है, वो इसेंशियल आइटम है, नॉन इसेंशियल है,
तो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे है, लेकिन आगे चल करके इसको धीरे धीरे वक्त के साथ कुछ ऐसा किया जाएगा कि 2 रेट हों, 3 रेट हों, फिर और रिड्यूस करके 1 रेट हो। लेकिन 1 रेट तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी टोटली इक्वल हो जाए। कोई रिलेटिवली रिच ना हो, कोई रिलेटिवली पुअर ना हो, तब 1 रेट हो सकता है इंडिया में। लेकिन ये पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल है, एक्चुअली पॉसिबिलिटी में काफ़ी वर्षों तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। सो ये रेट एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है आगे चलकर सब्स्यूम करके कुछ रेट्स जो 28% है वो घट करके हो सकता है 20% हो जाए इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम, जब डिफरेंट गवर्नमेंट में डिफरेंट लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी दीज आर सम ऑफ द rates that has been decided under goods and different rates that has been decided under services. Now let us see the another topic that is very important from point of view समझना है ये, that is known as your composition scheme. Composition scheme जो compliance cost है लोगों का, स्पेशली जो स्मॉल टैक्स पेयर है, तो जीएसटी रिजाइम में जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है सारे इनवॉइसेस को मेंटेन करना। अब कोई किराने का दुकान है और अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो उसको हर इनवॉइस पे मेंटेन करना, बिग बाजार जैसा चीज तो मेंटेन कर सकता है क्योंकि उसके पास अलग से स्टाफ है, एक्सक्यूज मी, अलग से स्टाफ है, टीम है पूरा। लेकिन एक जो छोटा किराने का दुकान वाला है उसको कंप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के लिए एक स्कीम है कंपोजिशन स्कीम। ये स्कीम लाया गया है सिंप्लिसिटी के लिए और जो कंप्लायंस कॉस्ट है स्मॉल टैक्स पेयर्स का उसको रिड्यूस करने के लिए। इसमें क्या स्कीम क्या है कि एक लिमिट डिसाइड किया गया है कि जिनका टर्नओवर इस लिमिट तक है वो एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स दे दें और उनको कोई भी चीज डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई इनवॉइस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे एग्जांपल के केस में आई एम नॉट श्योर कि अभी ये क्या चल रहा है। जब ये स्लाइड मैंने बनाया था तो शायद उस वक्त 1 करोड़ था। इस साल देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि इस बार के स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच में इसको चेंज कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम। सो इसमें जो डिसाइड किया गया है कि अगर किसी का टर्नओवर लिमिट है, जैसे यहाँ 1 करोड़ के नीचे जिसका टर्नओवर है वही इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है, लेकिन अगर उसका ये टर्नओवर जैसे ही एक्सीड करेगा तो वो इस स्कीम से बाहर हो जाएगा और उसको जो हमारा जीएसटी वाला चीज है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये टर्नओवर लिमिट रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 1 करोड़ है, लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इसमें एक हिमाचल प्रदेश, इन सब के लिए लिमिट टर्नओवर लिमिट 75 लाख रखा गया है। शुरू में जब ये जीएसटी एक्ट आया था तो ये 50 लाख इन स्टेट्स के लिए था और इंडिया के लिए 75 लाख था, लेकिन बाद में इसको 2017 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसको इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दिया गया। तो कंपोजिशन स्कीम बहुत बेहतरीन स्कीम है स्मॉल रिटेलर्स के लिए जिनका टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर सर्विसेज, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर योर गुड्स। कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, कौन सा सप्लाई
गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ये स्पेसिफिकली मैंने जो शेड्यूल बताया था, शेड्यूल 1, 2, 3 जीएसटी एक्ट का, उसके अंतर्गत मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली। वी कैन सी इन शेड्यूल 2 कि कौन कौन सा सर्विस माना गया है और कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है, वो उसमें डील किया गया है। तो वंस इट इज डिसाइडेड कि इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वहां पर कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है। लेकिन इफ इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ऐसे केस में कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये जो स्कीम है, इसके लिए कुछ कंडीशन है कि वो कैसे इसको लगाएगा। जैसे पहला चीज तो कंडीशन ये है कि वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ना हो और ना ही वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं मेंशन कर रखा है। जैसे ये वो अपने यहाँ डिस्प्ले करेगा जो भी प्रोमिनेंट एरिया है उसके शॉप में, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन वो मेंशन करेगा। वहाँ पे जो भी नोटिस है, कोई साइन बोर्ड डिस्प्ले है, तो वहाँ पर उसको ये डिस्प्ले करना है कि ये एंटरप्राइज, ये फर्म कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। और अगर वो कोई बिल बनाता है तो उसमें ही इज नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, वो कोई टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा और ना वो कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है या फिर वो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत है और वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे पेनाल्टी, तो उसमें शायद ज़्यादा क्लियर होगा कि कितना हैवी पेनाल्टी रखा गया है। जो लोग इसको नहीं फॉलो करेंगे प्रॉपर ढंग से, उनके लिए बहुत हैवी पेनल्टी दिया गया है कि इफ यू आर इन कंपोजिशन स्कीम, सो यू कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। हाँ, लेकिन यू आर लाइबल टू पे टैक्स। और वो लाइबिलिटी जो है, जैसे कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसको 1% देना है CGST, 1% SGST, टोटल GST वो 2% देगा। उसी तरीके से अगर कोई सप्लायर जो कि शेड्यूल 2 में आता है, सप्लाई ऑफ जैसे फूड या फिर आर्टिकल्स जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, ऐसे केस में उसको, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आना चाहता है, तो उसका जो भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का 5% उसको एज GST जमा करना होगा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। 2.5% CGST और 2.5% SGST, तो टोटल GST उसको 5% एप्लीकेबल है। उसी तरीके से अगर कोई ट्रेडर है जो कि हमारे CGST एक्ट के अंतर्गत अगर सप्लायर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो उसको टोटल GST 1% जमा करना है। तो डिफरेंट कैटेगरीज है, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स मेकिंग सप्लाई जो कि शेड्यूल 2 में आते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल रेस्टोरेंट का लिया, या फिर ट्रेडर्स। ये तीनों कैटेगरी के लिए एक टोटल GST रेट डिसाइड कर दिया गया है कि आपका जो भी टर्नओवर होगा, सपोज करिए आपका टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है, सपोज करिए आपका टर्नओवर 80 लाख का है, तो 80 लाख का 2% आपको टैक्स के रूप में जमा करना है और आप सभी कॉम्प्लायंस से दूर हो जाएंगे। आपको कोई भी चीज, अकाउंट्स प्रॉपर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस बाय इनवॉइस क्या GST आपने कलेक्ट किया, ये सब कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि आप 1% 2% जमा कर करके
सारी चीज़ों से मुक्त हो जाइए, कोई टेंशन नहीं लेना है. So this is what see I have mentioned different rates under composition scheme. So manufacturer we have got, you can see that you can see for manufacturer it is CGST 1% and SGST 1%. जो 1% लिखा हुआ है वो CGST और SGST है. So total we have got 2%. Similarly, suppliers referred in schedule 2 we have got 5%, and for traders we have got 1%. So this was the topic that today we have discussed. और मैं चाहूँगा कि अगर किसी को कुछ पूछना है कंपोजिशन स्कीम के बारे में तो वो पूछ सकता है, या फिर जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है. हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, या फिर कुछ और डिस्कस करना है दैट वी कैन डू इट. So I will be ending my class in few minutes. So let me give a recap कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है. We discussed what is composition scheme, किन कमोडिटीज को जीएसटी के बाहर रखा गया है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, जीएसटी इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे कैसे लगेगा, किसकी लायबिलिटी बनती है जीएसटी पे करने की, और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के बारे में हमने ये इतना चीज़ आज डिस्कस किया. तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई बुक है तो उसको पढ़े, नहीं तो नेट पे भी काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इन सब चीज़ों से कलेक्ट मटेरियल, इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है नेट पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा. So let us end our class. Thank you very much for attending. सर 2 years ओल्ड बुक है, उसका यूज कर सकते हैं ना? हाँ, 2017 का जो भी है ना, 2017 से जो भी आते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं. कोई खास चेंजेस नहीं है, और अगर कुछ चेंज है भी ना तो आपको पता चल जाएगा. और बीच बीच में चूंकि ये इवॉल्विंग चीज है, जब जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो उतना टेक्निकलिटीज में हम लोग नहीं जाएंगे. हम लोगों को बस मोटा मोटा जानना है. हम लोग को इसके जितने प्रोविजंस है वो जानना है. फिर जो डिटेल में किसका क्या रेट रहेगा क्या रहेगा वही सब चेंज होता है. तो वो जब भी आपको प्रैक्टिकलिटी पे जब आएंगे तो वो आप चेक करिएगा तो आपको तुरंत अपडेट हो जाएगा. तो आप 2 साल पुराना किताब यूज कर सकते हैं. 2017 का आप यूज कर सकते हैं. ओके सर, थैंक यू. तो नेक्स्ट क्लास में हम चाहेंगे कि क्या डिस्कस करेंगे वो भी बता दें अभी से ही. नेक्स्ट क्लास में हम एग्जम्पशंस को डील करेंगे कि किन किन चीज़ों को जीएसटी से एग्जम्प्ट किया गया है और कितने प्रकार के एग्जम्पशंस हैं, कौन कौन से गुड्स एग्जम्प्ट रखे गए हैं, कौन कौन से सर्विसेज एग्जम्प्ट रखे गए हैं जीएसटी से. सो दैट वी विल बी डीलिंग इन नेक्स्ट क्लास. तो अगर आप चाहें कुछ क्वेश्चंस नोट करना जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है. या फिर अभी क्वेश्चन मत नोट करिए, अभी आप सिर्फ पढ़िए, बाद में मैं असाइनमेंट दे दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है उसी को स्पेसिफिकली आप लोग तैयार करिएगा. लेकिन जो जो प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आज आर्टिकल 366(12)A लिखा है, तो 366(12)A आपको पढ़ना है. जैसे यहाँ पर आपका ये दिखा रहा है आर्टिकल 366(12)A. ये चूंकि प्रोविजन है ओके. वन वर्षा हैज आस्क्ड टू सर स्लाइड्स. एक बार
रिपीट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। स्लाइड्स में सारे भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, तो आप उसको अपना देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इसको थोड़ी देर में भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप के उस पर, जो भी ग्रुप है उस पर भेज दूंगा, ठीक है। अब जैसे आज क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से कमोडिटी जीएसटी के परव्यू के बाहर रखे गए, तो हमारा आंसर यहाँ पर ये है कि पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के परव्यू के बाहर रखा गया है। क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ इट इज डिसाइडेड कि सीजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा, तो इसके केस में हमारा आंसर यहाँ पे होगा कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा, अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी लगेगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो अभी जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल करके जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट्स जो हैं मदद करेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम लिया हुआ है, कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगा, या फिर कोई चीज़ इंपोर्ट हो रहा है, कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं। किसी को कुछ और पूछना है, आप अपना स्पीकर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग का इंटरेस्ट रहेगा तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके और क्लास लेते रहेंगे। हफ्ते में मेरे ख्याल से 2 क्लास सफिशिएंट है, 3 क्लास काफ़ी बोरिंग हो जाता है, तो 2 क्लास ही हम रखेंगे, एक ट्यूसडे को और एक वेडनेसडे को रखते हैं, या फिर जैसा आप लोग चाहेंगे कोई और डे भी चूज कर सकते हैं। एक मैं सर्वे करा लूँगा कि आप लोग को कौन सा दिन ज़्यादा सूटेबल है, हो सकता है सर्वे वो कल करा लूँ, तो उसके हिसाब से जैसा क्लास का होगा वो डील किया सकता है। और जहाँ तक मार्क्स का सवाल है, बहुत से लोग क्वेरी कर रहे हैं कि सर मेरा मार्क्स आया है नहीं आया है, तो क्योंकि अभी आधी कॉपी चेक हुई है तो 50% लोगों का मार्क्स अभी नहीं आया होगा, तो मेरे ख्याल से मैं रोज 2-3 कॉपी 4 कॉपी ही चेक कर पा रहा हूँ, तो जैसे ही वो हो जाएगा तो आप लोग का मार्क्स मेरे ख्याल से इस वीक के लास्ट में सबका मार्क्स डिक्लेयर हो जाएगा। और किसी को अपने मार्क्स पे कोई ऑब्जेक्शन है तो हमसे पूछ भी सकता है, उसको कॉपी जो देखना होगा मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज करके उसके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ताकि अपना कॉपी रिव्यू कर ले कि कहाँ पे क्या मिस्टेक किया है। वैसे मैंने सोल्यूशन सबका भेज दिया है। अब जो सोल्यूशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो एग्जामिनेशन में मैंने क्वेश्चन नंबर, मैं पेपर लेके देखता हूँ, जैसे मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था जिसमें सुनील का एग्जांपल था कि असेसमेंट ईयर के लिए उसका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना था उसका, तो मैक्सिमम जो मैंने कॉपी चेक किया है कहीं ना कहीं लोग मिस्टेक कर जा रहे हैं समझने में कि ये जो बेनिफिट दिया जा रहा है 1 करोड़ के टर्नओवर के नीचे और 50 लाख के ऊपर वाला, इस प्रोविजन को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। बहुत से लोगों का आंसर तो सही आ रहा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि कैसे डिटेक्ट करना है, क्या चीज में से क्या डिटेक्ट करना है। तो सोल्यूशन को आप एक बार देखिएगा, जो मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन है। उसी तरीके से मतलब मैं ये चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप उसको एक बार फिर से ध्यानपूर्वक अपनी अपनी गलती लोग जान रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या गलतियां हुई हैं, बहुत माइनर गलतियां हुई हैं लोगों की, तो आप उसको भी सोल्यूशंस को भी बीच बीच में देखते रहें। हालांकि हमारे 8 ही क्वेश्चन थे लेकिन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टोटल ओवरऑल इनकम टैक्स का एक ब्रीफिंग दे देता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म हो रहा है,
हाउस है, इनकम है, प्रॉपर्टी है, हर हर डायमेंशन से क्वेश्चन है ये। तो आप इसको सोल्यूशंस को बार बार देखते रहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद भी अगर आप देखेंगे तो आपको नया जैसा लगेगा। तो दैट वुड हेल्प आउट कि आप टैक्स से थोड़ा सा जुड़े रहें। ठीक है, तो एक हफ्ते में मेरे ख्याल से रिजल्ट सबका डिक्लेयर हो जाएगा। जिसको ऑब्जेक्शन होगा मुझसे बात कर लेगा, या फिर जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि सर मेरा नंबर कम आया है, जो भी, तो बात कर लेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल एंड आवर क्लास। Ankit has just entered. Ankit, we are ending our class. So I hope from tomorrow onwards at 4 at same time we will start our class. Thank you very much.